साथियों, आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 201 से क्वेश्चन नंबर 300 तक कवर करेंगे। यह क्वेश्चन संगीत के किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, सारंगदेव ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो सारंगदेव ने 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 202, सारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है? तो सारंगदेव द्वारा प्रबंधों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 वर्गों में किया गया है। दोस्तों, मतंग ने सभी प्रबंधों को किसके अंतर्गत माना है? देसी प्रबंध देसी प्रबंध के अंतर्गत मतंग ने अपने सभी प्रबंधों को माना है। मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? 69। मतंग के द्वारा माना गया प्रबंध 69 है। क्वेश्चन नंबर 205, सालक सूड़ प्रबंध, सालक सूड़ नामक प्रबंध किसका भेद है? सालक सूड़ जो प्रबंध है वह सूड़ प्रबंध का भेद है। प्राचीन प्रबंधों में कितने अंग माने गए हैं? प्राचीन प्रबंधों में 6 अंग माने गए हैं। प्राचीन प्रबंधों में कितने धातुएं मानी गई हैं? तो धातु 4 होते हैं। 4 धातु और 6 अंग माने गए हैं प्राचीन प्रबंधों में। निम्न में से कौन प्राचीन प्रबंधों के अंग में नहीं आता है? दोस्तों, तेनप, पाठ, विरुद्ध ये सब प्रबंध के अंग हैं। आभोग जो है ये इसका धातु होता है, न कि इसका अंग होता है। प्रबंध में नायक के नाम, कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर दोहराता हूँ। प्रबंध में नायक के नाम, कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रबंध में नायक के नाम, कुल आदि का वर्णन करना क्या कहलाता है? विरुद्ध कहलाता है। इसका सही आंसर होगा विरुद्ध। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद में नायक के गुणों का वर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 211, जिस प्रबंध में अनेक रागों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? राग कदम्ब कहा जाता है। राग कदम्ब जिस प्रबंध में रागों का वर्णन किया जाता है उसे राग प्रबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 212 है, राग माला को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है? दोस्तों, राग मालिका राग माला दक्षिणी संगीत में कहा जाता है। राग मालिका को ही राग माला दक्षिणी संगीत में कहा जाता है। कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में किस नाम से जाना जाता है? त्रिवट के नाम से कैवाड़ प्रबंध को आधुनिक समय में जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 214, बृहद्देशी में वर्णित चोछा गीति से किस आधुनिक गायन शैली का जन्म होता है? दोस्तों, बृहद्देशी में वर्णित चोछा गीति से आधुनिक ध्रुपद गायन शैली का जन्म हुआ है। सारंगदेव की शुद्धा नामक गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ है? दोस्तों, शुद्धा नामक गीति से यह ध्रुपद नामक शैली का जन्म हुआ है। अचल पदों वाली गायकी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद को अचल पदों वाली गायकी के नाम से भी जाना जाता है। 217 नंबर है, उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है? उत्तरी संगीत में ध्रुपद के साथ पखावज बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, ध्रुपद गायकी में गमक का प्रयोग काफ़ी मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा होता है। प्राचीन समय में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा कलावंत। कलावंत जो होते थे वह ध्रुपद गायन किया करते थे। दोस्तों, ध्रुपद का आविष्कार किसे माना गया है? आविष्कारक किसे माना गया है? राजा मानसिंह तोमर जिन्हें ध्रुपद का आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ध्रुपद के कितने अवयव होते हैं? दोस्तों, ध्रुपद के कितने अवयव होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4। ध्रुपद के 4 अवयव होते हैं। निम्न में से कौन सी ताल ध्रुपद के साथ अधिक बजाई जाती है? दोस्तों, तीव्रा ताल। जो तीव्रा ताल है यह ध्रुपद में
सबसे अधिक बजाई जाती है। रूपक, दादरा, झपताल ये सब ध्रुपद में प्रयोग नहीं होता है। ध्रुपद की कितनी बाड़ियाँ होती हैं? तो 4 बाड़ियाँ होती हैं ध्रुपद की। कौन कौन सी? खंडहार बाड़ी के प्रवर्तक, खंडहार बाड़ी के प्रवर्तक जो हैं राजा समोखन सिंह। क्वेश्चन नंबर 225 है, ध्रुपद की गोबर हार बाड़ी किससे संबंधित है? गोबर हार बाड़ी तानसेन से संबंधित है। ध्रुपद की श्रीचंद बाड़ी जो है नौहार बाड़ी से संबंधित है। नौहार बाड़ी जो है श्रीचंद्र की बाड़ी से संबंधित है। श्रीचंद्र की बाड़ी कहा गया है। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस गीति से उत्पन्न माना गया है? भिन्न गीति से आधुनिक की धमार गायकी को माना गया है। धमार गायकी के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? धमार ताल प्रयुक्त होता है। धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन होता है? ब्रज की होली का, होली से संबंधित वर्णन मिलता है आपको धमार गायन में। धमार गायकी के साथ बजने वाली ताल कितनी मात्रा की होती है? 14 मात्रा की होती है धमार ताल जो धमार गायकी के साथ बजती है। गौड़ी गीति आज की किस गायन शैली से मिलती है? ठुमरी। ठुमरी से गौड़ी गीति मिलती जुलती है। गौड़ी गीति को ठुमरी नाम कहाँ से प्रदान हुआ? गौड़ी गीति को ठुमरी नाम कहाँ से प्रदान हुआ? तो इसका सही आंसर होगा मुगल काल से। मुगल काल से गौड़ी गीति को ठुमरी का नाम प्रदान हुआ। ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजाई जाती है? चाचर ताल जो ठुमरी के साथ अधिक बजाया जाता है। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तबला जो कि ठुमरी गायकी के साथ उपयुक्त होता है। निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है? ठुमरी में बहलावा का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? बनारस जो पूर्वी शैली का कला क्षेत्र है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 237, ठुमरी की जयपुर शैली कथक अंग से होती है। कथक अंग से की शैली जो होती है जयपुर शैली ये होता है। बेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? दोस्तों बेसरा गीति से आधुनिक टप्पा गायकी जो है यह प्रचलित हुई है। टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? टप्पा ताल में अधिकतर गाई जाती है। टप्पा गायकी के साथ बजने वाले ताल में कितनी मात्राएं होती है? दोस्तों 16 मात्रा होती है। टप्पा ताल में भी 16 मात्रा होती है। टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? पंजाबी। दोस्तों पंजाब में ये ज़्यादा फेमस है इसलिए इसे पंजाबी में गाया जाता है। साधारणी गीति के लक्षण हमें आज किस में मिलते हैं? दोस्तों ख्याल में हमें साधारणी गीति के लक्षण मिलते हैं। दोस्तों 243 नंबर क्वेश्चन है, विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहा जाता है? दोस्तों विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को बड़ा ख्याल कहा जाता है। लय में गाए जाने वाले ख्याल को बड़ा ख्याल कहा जाता है। ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? तबला का प्रयोग होता है ख्याल गायकी में। गज़ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो फारस के लोकगीत से, फारसी लोकगीत जो होता है वहाँ से गज़ल की उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में गज़ल को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनको भारत में गज़ल का प्रचार करने का श्रेय जाता है। गज़ल की रचना विविध छंदों में होती है, इन्हें क्या कहते हैं? इसे बहर कहते हैं। दोस्तों बहर जो कहते हैं ये गज़ल की रचना जो विभिन्न छंदों में होती है इसे बहर कहते हैं। गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं? इसे राग सागर कहते हैं। दोस्तों गीत को अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को राग सागर कहते हैं। यह सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों कुल वेदों की संख्या 4 मानी गई है। सामवेद में अपने संगीत का वर्णन किया गया। कितने वेद संगीत में नहीं है? संगीत में जो नहीं है वो एक भी ऐसा नहीं है जो संगीत में नहीं है। चारों वेद जो हैं वह संगीत में ही है। संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलता है? सामवेद। दोस्तों सामवेद हमें याद रखना है, इसी में संगीत से संबंधित सर्वाधिक सामग्री मिलती है। सामवेद का उपवेद किसे कहा गया है? गंधर्व वेद।
दोस्तों गंधर्व वेद जो होता है इसे साम वेद का उपवेद कहा जाता है। प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है? ब्राह्मण। ब्राह्मण के नाम से प्रत्येक वेद की व्याख्या हुई है। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है? कौपितिक ब्राह्मण। कौपितिक ब्राह्मण नामक एक ग्रंथ है जिसमें संगीत को शिल्प की संज्ञा दिया गया है। पुराण कितने होते हैं? पुराण 18 होते हैं। दोस्तों सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित हैं? दोस्तों ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र ऋग्वेद में संग्रहित हैं। ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? दोस्तों ऋग्वेद में गीत के लिए गीर शब्द का प्रयोग हुआ था। दोस्तों गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी? दोस्तों गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में साम संज्ञा थी। सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता है? दोस्तों उद्गाता। उद्गाता जो है सामगान का जो मुख्य गायक होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। दोस्तों वैदिक काल का सबसे प्रमुख वाद्य कौन सा था? वैदिक काल में सबसे प्रमुख वाद्य जो होता है वो बीड़ा होता है। इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 260, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य बीड़ा था। वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों के लिए क्या संज्ञा थी? दोस्तों वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों को बीड़ा ही कहा जाता था। वैदिक काल में बाण में कितनी तंत्रियाँ होती थी? 100। दोस्तों इसी 100 तंत्रियाँ वाले बाण से ही संतूर की उत्पत्ति मानी गई है। वैदिक काल में संगीत के स्वर के लिए क्या संज्ञा थी? यम। दोस्तों यम जो था वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए संज्ञा दी गई है। स्वरों के षडज ऋषभ आदि नामक सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? स्वर के षडज ऋषभ आदि जो नाम है ये सर्वप्रथम नारदी शिक्षा नामक ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 265, वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? दोस्तों वैदिक काल में पदों को ऋचाएँ कहा जाती थी। दोस्तों वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था? तो ऋचाएँ। ऋचाएँ कहा जाता था वैदिक काल में पदों को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 266 है, उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार की थी? तो जो वैदिक कालीन स्वर थी वह 3 प्रकार की थी। वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था? वेदांग। वेदांग जो था वह वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को कहा जाता था। ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरावलियों में निबद्ध होने पर क्या कहलाती थी? दोस्तों ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरावलियों में निबद्ध होने पर स्तोत्र कहलाती थी। स्तोत्र जो थी वह ऋग्वेद की ऋचाएँ स्वरावलियों में निबद्ध होने पर कहलाती थी। आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे? सामवेद के। सामवेद के जो प्रकार थे वो आर्चिक तथा गान थे। सामगान के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था? 7 स्वरों का विकास हो चुका था। 7 स्वर जो थे ये सामगान के समय तक 7 स्वरों का विकास हो चुका था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 171 है, सामगान में स्वरों का क्रम कौन सा था? दोस्तों सामगान में स्वरों का जो क्रम था वो अवरोही था। सामगान में सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी? सामगान में सप्त स्वरों की संज्ञाओं में जो प्रथम थी वह कुष्ठ थी। कुष्ठ जो थी वह सामगान में सप्त स्वरों की संज्ञाओं में सबसे प्रथम थी। किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया? नारदी शिक्षा में। दोस्तों नारदी शिक्षा में जो था उसमें साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है। राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार के किस ग्रंथ में थे? दोस्तों एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे? तो संगीत मकरंद। दोस्तों संगीत मकरंद में यह राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि का वर्णन मिलता है। नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियाँ मानी?
दोस्तों 6 राग और 6 रागनियाँ, 6 राग और 6 रागनियाँ, यह नारद अपने समय में प्रचलित राग रागनियों में प्रत्येक राग में राग रागनियाँ माने हैं। नंबर 276 है, राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? दोस्तों 4 मत, 4 मत जो है राग रागनी वर्गीकरण के प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों शिव मत को सोमेश्वर मत से भी जाना जाता है। सोमेश्वर मत जो होता है उसे शिव मत के नाम से भी जाना जाता है। राग रागनी पद्धति के कितने मुख्य राग माने गए हैं? दोस्तों इसमें 6 राग मुख्य माने गए हैं। सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियाँ हैं? तो 6 राग और 36 रागनियाँ। दोस्तों इसका जब हम ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 5-36 कभी नहीं होता है, 5-35 कभी नहीं होता है, 5-35 कभी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा 6-36। सोमेश्वर मत में 6 राग और 36 रागनियाँ हैं। भरत मत में 6 राग और 30 रागनियाँ हैं। दोस्तों कलीनाथ मत होता है उसमें 6 राग और 36 रागनियाँ हैं। फिर से हनुमत मत जो होता है उसमें 6 राग और 30 रागनियाँ हैं। दोस्तों हनुमत मत और भरत मत ये दोनों में 6 और 30 होता है, और कलीनाथ मत और सोमेश्वर मत इन दोनों में 6 और 36 होता है। दोस्तों राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना, दोस्तों किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है? राग रागनी वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण जो है इसकी तुलना परिवार से की जा सकती है। पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 10 वर्गों में बांटा है। पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को 10 वर्गों में बांटा। ग्राम राग में कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो कुल ग्राम राग की जो संख्या है वो 30 मानी गई है। संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों में से कितने ग्राम राग बने हैं? 30 ग्राम राग बने हैं 5 गीतियों में से संगीत रत्नाकर के अंतर्गत। महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं? दोस्तों जाति से ग्राम राग उत्पन्न हुए हैं। जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्त करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं? शुद्ध ग्राम राग कहलाते हैं। दोस्तों जो भिन्न राग कितने माने गए हैं? दोस्तों 5 जो हैं वो भिन्न राग माने गए हैं। भिन्न रागों की संख्या 5 है। बेसर राग 8 माने गए हैं। दोस्तों बेसर रागों की संख्या 8 है। पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं? 264 264 रागों की संख्या किसने दी है? पंडित सारंग देव ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 292, भरत ने उपराग कितने माने हैं? 8 जो है उपराग माने हैं। दोस्तों भरत द्वारा जो 8 है यह उपराग माने गए हैं। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं? तो 16 गिनाए हैं। मतंग द्वारा भाषा के अंतर्गत जो राग माने गए वो 16 है। मेल पद्धति किस शताब्दी का आरंभ है? दोस्तों 14वीं शताब्दी के आरंभ में मेल पद्धति का जन्म माना गया है। मेल पद्धति का आरंभ किसने किया है? विद्यारण्य। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कई एग्जामिनेशन में आते हैं कि मेल पद्धति का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विद्यारण्य। लोचन ने कितने मेल माने हैं? दोस्तों लोचन द्वारा 12 मेल माने गए हैं, और लोचन ने ही मेल को संस्थान के नाम से भी व्याख्यान किए हैं। लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग उत्पन्न होते हैं? 63 जो राग है यह लोचन के माने गए हैं। और रामामात्य ने कितने मेल माने हैं? तो रामामात्य ने 20 मेल माने हैं। दोस्तों लोचन ने 12 और रामामात्य ने 20। लोचन के जो राग थे वो 63 है। सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं? तो इसका सही आंसर होगा 23। दोस्तों सोमनाथ ने 23 मेल माने हैं। क्वेश्चन नंबर 300, पंडित वेंकटमुखी ने मेलों की संख्या कितनी थी? वेंकटमुखी की 72। दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 ये हमेशा याद रखना है। और आज का क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपके लिए 1000 क्वेश्चन अभी इसी सेट में लाने वाला हूँ। 1000 होने के बाद से फिर एक टॉपिक वाइज थ्योरी का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एग्ज़ाम की तैयारी करने में
हमारा वीडियो काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।